हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जीएस यूनिक वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। आई होप आपकी होली अच्छी होगी। चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल इस सेशन का है, सदव्य में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जो सदव्य में कौन सी कहते हैं? सद प्लस अयो, तो क्या हो गया? स्वर संधि। क्या हो जाएगा भाई? स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि सही होगी? सत प्लस अयो तो सदयो, तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। नेक्स्ट सवाल है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति है तो सम प्लस मति, सत प्लस मति, सद प्लस मति, सन प्लस मति। बताइए, सन्मति है, सन्मति का सही संधि विच्छेद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। आने की उम्मीद बहुत सारा, कई बार पूछा गया सवाल है। तो आप बताइए, सन्मति तो सम प्लस मति, सत प्लस मति, सद प्लस मति, सन प्लस। लोग तुरंत डी ऑप्शन, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है? सत प्लस मति, सन्मति। इत्यादि का सही संधि विच्छेद। इत्यादि, इत प्लस अयादि, इत प्लस अयादि, इत प्लस यादि, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। इत्यादि तो इत प्लस यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस यादि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इति प्लस आदि। याद रखिए, याद नहीं रहेगा, आदि रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है? यहाँ पूछ रहा है वृद्ध संधि का उदाहरण। वृद्ध संधि में याद रखना है कि जहाँ पर बड़े मात्रा हो, तो जैसे कि सदयो, परमोदार्य, गुरुपदेश, जलोथ। तो क्या है? गुरुपदेश नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, दैत्यारी, सूर्योदय, देवेंद्र। बताइए, इसमें पूछा निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, दैत्यारी, सूर्योदय, देवेंद्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दैत्यारी। दैत्यार दीर्घ संधि का युक्त है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए, स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? 5 होती है स्वर संधि की। कहते हैं दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि, यण आयादि संधि। तो ये सब स्वर संधि हैं। तो संयोग, पवन, नमस्कार, मनोहर, तो स्वर संधि का उदाहरण। तो आयादि संधि क्या होता है? पो प्लस अन्न, पवन। तो क्या हो गया? संयोग, नमस्कार। तो क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, पवन की। किसमें कौन सी संधि है? आयादि संधि। नेक्स्ट, पवन का सही संधि विच्छेद। देखिए, उसका संधि विच्छेद भी पूछ लिया। पा प्लस अवन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन, प प्लस वन। बताइए, पवन का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अन। पो प्लस अन बराबर पवन, जिसमें कहते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए व्यंजन संधि किसमें है भाई? सप्तऋषि, सत्कार, हिमालय, निराधार। व्यंजन संधि पूछ रहा है। व्यंजन संधि तो कहते हैं ना, व्यंजन संधि में क्या हो? जहाँ पर स्वर के साथ कोई व्यंजन आए तभी व्यंजन संधि होता है। स्वर के साथ क्या है? कोई व्यंजन आए। तो सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, सत प्लस कार, सत्कार, हिम प्लस आलय, हिमालय। हिम प्लस आलय तो नहीं होगा। निरा प्लस धार, निराधार, सत्कार, सत तारा कार, सत्कार। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 99 का सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? याद रखिए, पूछ रहा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पूछ रहा है। विसर्ग तो विसर्ग याद रखिए, विसर्ग में जहाँ पर 2 बिंदी लगी होती है, याद रखिएगा, इसे 2 बिंदियाँ लगी होती, विसर्ग हो जाता है। नर प्लस एंद, नरेद, सत प्लस जन, सज्जन, सद प्लस एव, सतयो, अत प्लस एव, अतयो। तो कौन सा होगा? अतः प्लस एव बराबर अतयो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर का, उत प्लस हार का योग। देखिए, हम लोग सेंचुरी पर पहुंच गए हैं। 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 90 तक देखा था। इसके बाद आज का नेक्स्ट सेशन है। उत प्लस हार का योग में कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस उतार, उद्धार, उदार, आहार। उत प्लस हार बराबर उद्धार। उत प्लस हार बराबर उदार क्या उद्धार? बताइए कौन सा जवाब होगा? उत प्लस हार बराबर उद्धार, है ना। उत प्लस हार बराबर उद्धार बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बिल्कुल मज़ेदार सेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट सवाल है,
पर्यावरण का सही संधि विच्छेद। देखिए आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ अच्छे सवालों की श्रृंखला। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद, पर्या प्लस वर्ण, परिधि प्लस आवरण, परिध प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। पर्या प्लस वर्ण, पर्यावरण, परिध प्लस आवरण, पर्यावरण, परिध प्लस आवरण, पर्यावरण या परिध पर आवरण, परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। देखिए बताइए, खटाखट जवाब दीजिए। देखिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। देखिए थोड़ा शेयर करते तो हमें भी ऊर्जा मिलती। ऊर्जा क्या है भाई, हमें भी हमारा थोड़ा सा प्रमोशन होता है ना। तो परि प्लस आवरण बराबर होता पर्यावरण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल चलते बढ़ते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक ऐसा संबंध जो कहाँ से बोला जाए। अनुनासिक केवल मुख से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुनासिक का संबंध पूछ रहा है, तो अनुनासिक का संबंध किससे है भाई बताइए। केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि अनुनासिक का संबंध किससे है। केवल मुंह से, केवल नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा, बिल्कुल जवाब दीजिए फटाफट। कौन सा जवाब सही होगा, किसी के जवाब नहीं है भाई बताइए। अनुनासिक का संबंध किससे है, नाक और मुंह दोनों से। याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपका है, अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं। व्यंजन के बारे में पूछा, अभी तक अनुनासिक पूछ रहा था, अब व्यंजन पूछ रहा है। तो कौन से व्यंजन होते हैं, अनुनासिक कौन से व्यंजन है भाई। हाँ वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर, वर्ग का कोई अक्षर नहीं। देखिए अनुनासिक मतलब वो शब्द होते हैं जो वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं। याद रखिएगा, अनुनासिक मतलब जो कि नाक और मुंह दोनों, नाक और उससे मतलब दोनों से बोले जाते हैं। नाक और मुंह दोनों से कहते ना, कोई नाक से, जैसे हिमेश रेशमिया नाक से गाती, कोई मुंह से गा रहा, तो नाक और मुंह दोनों का जो उपयोग करके बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। और ये वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। याद रखिएगा, वर्ग का पांचवा अक्षर ही क्या होता है भाई, अनुनासिक व्यंजन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। देखिए आपकी यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछा गया सवाल है, हाई कोर्ट में पूछा गया। देखिए हाई कोर्ट आप जिस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट ग्रुप डी की, तो हिंदी 25 नंबर का आना है। हाई कोर्ट में कोई भी आप पेपर देते हो उसे 25 नंबर की हिंदी आती है। तो एकदम अच्छा उसी लेवल का सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है ना। हाँ बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है भाई, 11 है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। कुल अगर पूछा जाए 13 है, क्योंकि अंक और आहक आयोग वहाँ में रखा गया है, तो इसलिए है ना। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, कहते भाई साहब ये आज इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था, तो क्या अद्भुत, अनुपम, अपूर्व, अभूतपूर्व, उसके लिए क्या शब्द होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ हो भाई साहब उसको कहते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व। किस किसके पहले कभी हुआ, अभूत कहते हैं भूतकाल में, तो कभी हुआ ही ना हो। नेक्स्ट है, जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अगम्य, अजर, अक्षम्य। क्या जवाब है, कितना मज़ेदार सवाल, कितना इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कहा ना जा सके, वाह क्या जवाब है भाई। जो कहा ना, कथनीय, अगम्य, अजर, अक्षम। बताइए, देखिए जो अकथनीय मतलब जो कभी कहा ना जा सके, पहला ऑप्शन इसका सही होगा अकथनीय। कहते भाई यार हमारे पास कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए, तो अकथनीय, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या होगा, अकथनीय। बिल्कुल एक करेक्ट जवाब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल चलिए देखते हैं क्या है। समय की दृष्टि से अनुकूल, जो हमारे समय के अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं, समयानुकूल, अनुकूल, प्रतिकूल, समानुकूल। बताइए, जवाब दीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए ये कई बार पूछे गए हैं, कहते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए कहते हैं ना भाई ये अनेक शब्दों के एक शब्द, तो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं, समयानुकूल। कहते भाई हमारे समय के साथ चल रहा, सारा सिस्टम सही है, सारी चीज़ें सही चल रही, हमारे मुताबिक सही चल रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समयानुकूल, क्योंकि हमारे समय के साथ
चल रहा है। नेक्स्ट सवाल है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, चलिए देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो, बहुत बार पूछा गया सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ना। हाँ, जो सब कुछ जानता हो पूछ रहा है। अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ। ऑप्शन भी बिल्कुल गजब के हैं। और पूछ रहा है जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब? सर्वज्ञ। कहते हैं ना भाई साहब सर्वदर्शी हैं, सब कुछ जान लेते है ना। हाँ, तो सब कुछ जानने वाले को हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेती है, फटाफट तुम एकदम भूंद की तरह बन के बता भी देते हो, तो कहते हो सब कुछ जान लेता है ना, सब कुछ जानता है, उससे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाह क्या सवाल है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, छपने वाले सवाल है ऐसे, है ना। हाँ, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन या सुगत। क्या बोलते भाई? सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, दंपति, युगल, युग्म। बताइए, एकदम मज़ेदार सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट। क्या होगा भाई? दंपति कहते हैं यार, पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता, पति पत्नी नहीं कहलाएगा, युगल नहीं कहलाएगा। युगल मतलब होता है जोड़ी, मगर किसी चीज़ की जोड़ी। युगल मतलब होता है दो लोग हो सकते हैं, युग मतलब भी जोड़ा ही होता है, लेकिन दंपति मतलब होता है पति पत्नी का जोड़ा। याद रखिएगा, अगर तुम शादी करोगे तुम दंपत्य जीवन में बंध जाओगे। नेक्स्ट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, कर्म को नए ढंग से करने की पद्धति, नवीनीकरण। क्या कहलाएगा भाई? नवीनीकरण। भाई हम कोई नया काम करते हैं तो नवीनीकरण। जंगल में लगने वाली आग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, छपने वाला सवाल, लिखिए, अंडरलाइन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल में लगने वाली आग, देखो जंगल को जद कहते हैं, ठीक ना, या दौ कहते, दौ मतलब होता है जंगल, या वन कहते हैं, है ना। हाँ, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं भाई साहब? बताइए। दावानल, कामानल, बड़वानल, जठरानल। देखिए दावानल, दौ मतलब होता है जंगल, है ना, ऐसा कुछ है सेंटेंस। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। बड़वानल तो समुद्र में, सब मतलब होता है समुद्र, सब, तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को जठरानल कहते हैं या जठराग्नि कहते हैं। कहते पेट में यार थोड़ा गैस टाइप बन रहा है, एकदम खट्टा ढिकार आ रहा है, तो जठराग्नि होता है। और समुद्र में जब आग लगती है तो उसे हम बड़वानल कहते हैं, और जंगल में जब आग लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। कहते ना, कोई प्रश्न आप किए हैं, अब आप उसकी क्या कर रहे हैं? उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। तो प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा भाई? उत्तरायणी, उत्तरापेक्षी, उत्तरी, उत्तराधिकारी। क्या बात है, बहुत गजब का सवाल है। चलिए बताइए, 113 नंबर का। कहते भाई साहब अगर हम किसी से अपेक्षा करते तो उत्तरापेक्षी हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। कहते हैं हम आपसे क्या कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं अपेक्षा करने वालों क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी कहते हैं, क्योंकि हम किसकी अपेक्षा करें? उत्तर की। और उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं तो भाई हम क्या कहलाएंगे? उत्तरापेक्षी कहलाएंगे, क्योंकि हम ऐसी अपेक्षा ही कर रहे हैं। तो उत्तर की अपेक्षा करने वाले को हम क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अंडरलाइन कर लीजिए। ये सवाल आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल टकराएंगे। अगर आप हिंदी का, देखिए यूपी का कोई एग्ज़ाम देते तो हिंदी आना है ना, और हाई कोर्ट में भी हिंदी आना है, तो हिंदी आने के लिए उत्तरापेक्षी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है 114 नंबर का, ज्येष्ठ का विलोम क्या है? ज्येष्ठ का विलोम, कहते भाई साहब हमारे जेठ है ना, औरतें जो लड़कियां हैं कहते हैं ना हमारे जेठ जी हैं, तो जेठ हैं तो उसका, अब कोई कहेगा तो उसका छोटा देवर हो जाएगा। अरे बबुआ देवर नहीं हो रहा हो। हाँ, जेठ का विलोम क्या होगा? पूर्व होगा, अगज होगा, कनिष्ठ होगा, भूत होगा। हाँ देखिए, अगर आप एक चीज़ और हम आपसे पूछते हैं, जब कभी कभी आपसे देखिए सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर लिखा हो, तो उसमें जूनियर इंजीनियर की हिंदी लिखी होती है कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर की हिंदी लिखी होती है कनिष्ठ अभियंता या कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो गया? ज्येष्ठ मतलब बड़ा, और कनिष्ठ मतलब क्या हो गया? छोटा।
जूनियर इंजीनियर, क्योंकि हाँ याद रखिए। अब गमन का विलोम शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज देखिए आपके लिए, एकदम अच्छा पैटर्न है, एक अच्छी प्रैक्टिस सेट होगी और कम से कम 1000 या 500 सवालों की हम श्रृंखला हिंदी की चलाएंगे। अगर आप इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेते तो आई होप आपकी हिंदी अच्छी से तैयारी हो जाएगी और आपको जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप कहेंगे हाँ मज़ा आया, है ना। तो गमन का विलोम शब्द है तो चढ़ना, जलना, उतरना, आगमन। गमन, अब देखिए चढ़ना होगा नहीं, उतरना होगा नहीं, तो क्या होगा? आगमन। गमन का आगमन, क्योंकि उल्टा पूछ रहा, विलोम पूछ रहा, विपरीत पूछ रहा, अपोजिट, है ना। अवनि का विलोम शब्द क्या है? अवनि, अवनि का विलोम, अवनि क्या होता है? आसमान, गगन, अंबर, आकाश। जवाब दीजिए भाई। अवनि का विलोम पूछ रहा, अवनि क्या होता है? अंबर। 116 नंबर का सी ऑप्शन, अंबर, अवनि का अंबर। हे का विलोम शब्द, हे, क्या सवाल है? हे का विलोम, हार, हास्य, ग्राम, ग्राह, ग्राम्य। हे का विलोम शब्द क्या होगा भाई? जवाब दीजिए किसी, है ना। हाँ एकदम, देखिए हे मतलब क्या होता है? ग्राह। हे का विलोम क्या होता है? ग्राह। हे मतलब सेंस से क्या है? जैसे हार होगा नहीं तो क्या है? ग्राम। ग्राम है इसका विलोम शब्द है, तो ग्राह है, सॉरी ग्राह है, ग्राह है सी ऑप्शन। श्री गणेश का विलोम शब्द है। वाह, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल, इसको अंडरलाइन करिए, छपने वाला सवाल नोट करिए। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है विनाश, इत श्री, श्रीधारा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कोई तो श्रीधारा लगा देगा, विनाश क्या होता है भाई? श्री गणेश मतलब होता है शुभ करना या शुरू करना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? अंत करना, मतलब इतिश्री। इतिश्री मतलब होता है ख़त्म करना, मतलब अंत करना, मतलब कहते हैं ना, मतलब जैसे हम शुरुआत करें तो उसे क्या करेंगे? अंत करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन, 118 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, अथ का विलोम शब्द है अंत, अध, अर्थ और क्या है? इति। हाँ बताइए। हाँ, अर्थ का विलोम क्या होता है भाई? 119 नंबर का सवाल है, डी ऑप्शन, इति। अथ का इति होता है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। 120, अमी का पर्यायवाची है। अमी मतलब होता है अमृत से, विष, आम्र, मधुप, सुधा। बताइए 120 नंबर का सवाल क्या होगा भाई? अमी मतलब होता अमृत, विष होगा नहीं, आम्र होगा नहीं, मधुप होगा नहीं, क्या होगा? सुधा। सुधा मतलब अमृत से है। तो पर्यायवाची, पूरे पर्यायवाची मतलब उसके समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो क्या हो गया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सुधा। नेक्स्ट सवाल है आपका, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। कई बार पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, अंडरलाइन करिए, छपने वाला सवाल। पृथ्वी का पर्यायवाची रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हृणागर्भा। क्या होगा? पृथ्वी का, पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है, पृथ्वी को होता है रत्नगर्भा। रत्न मतलब बहुत सारे रत्नों की, गर्भ, गर्भ मतलब धारण करने वाली। नेक्स्ट सवाल है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? इंपॉर्टेंट सवाल है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु या किस धातु से बना है? भाषा के बारे में पूछ रहा है, तो किससे बना है भाई? बताइए। 122 नंबर का सवाल है, किससे बना है? 122 क्या होगा भाई? डी ऑप्शन, भाषा से। क्या? नेक्स्ट सवाल है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द है। अब बताइए, तरुण के बारे में पूछ रहा है तो तरुण के बारे में बताना है। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो मंद, बुद्ध, सुस्त, इनमें से तरुण मतलब होता है ना, तो तरुण क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन, वृद्ध, क्योंकि तरुण मतलब होता है बच्चा या छोटा बच्चा, तो उनका क्या हो जाएगा? वृद्ध। वृद्ध, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है आपका, इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द है? पतझड़। पतझड़ का अर्थ क्या होगा? पतझड़ के बारे में पूछ रहा, पतझड़ विपरीत पूछ रहा, अपोजिट मतलब हो गया बसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। बताइए बी ऑप्शन, 124 नंबर का। तो कहते ना यार, बसंत का मौसम आया। बसंत मतलब हो गया जहाँ पर एकदम हरे भरे पौधे होते हैं, और पतझड़ का क्या हो गया? विपरीत हो गया, क्योंकि पतझड़ में पेड़ पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत में पेड़ पौधे के पत्ते एकदम खिल जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 124 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, ग्रीस में कौन सा संधि है? ग्रीस, अब इसमें संधि के बारे में पूछ रहा है। ग्रीस कहते हैं ना भैया, ग्रीस, तो बड़ी की मात्रा आ रही, तो गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, अयादि संधि। अयादि संधि होगा नहीं, पहला ऑप्शन काट दो।
बचा दीर्घ वृद्धि और गुण। अब बताइए, गुण संधि भी नहीं हो सकता है, तो बचेगा कौन? 2 ऑप्शन। अब गिरीश के बारे में पूछ रहा 25 नंबर का, कौन सा ऑप्शन हो गया? दीर्घ संधि होगा, वृद्धि नहीं होगा, दीर्घ होगा। याद रखिएगा, गिरीश में कौन सी संधि है भाई? गिरी, ई प्लस ई कहते हैं ना गिरीश, तो गिरीश में कौन सी संधि हो गया? दीर्घ संधि। इसकी डिटेल में थोड़ा आप जब पढ़िएंगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अल्प प्राण पूछ रहा है, तो आ होगा, प फ ब होगा, क ग होगा, थ ध होगा। बताइए अल्प प्राण। देखिए हमने बताया था जब महाप्राण की बात आ जाएगी तो आप नंबर में याद रखिएगा, इवन और आड के टर्म में अगर कोई संख्या इवन में आ रही है तो महाप्राण होती है, अगर कोई संख्या ऑड में आ रही है तो अल्प प्राण होती है। जैसे कि 1 3 5, तो का वर्ग खा वर्ग यही वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो अब याद रखिए, कब जवाब दीजिए, अंक और आ क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछ रहा है यहाँ पर। अब एरर्स के बारे में पूछ रहा है, तो भस्म, हिंदू, चिन्ह, प्राण। तई देखिए, भस्म गलत लिखा है, हिंदू गलत लिखा है, चिन्ह गलत लिखा है, तो क्या शुद्ध है भाई साहब? प्राण। प्राण बिल्कुल सही शब्द है। प्राण बहुवचन एक वचन शब्द में एक ही होता प्राण भाई साहब। कहते हैं ना आपका प्राण प्यारी या प्राण हरे ले जा रहे हैं, तो प्राण बिल्कुल सही लिखा है, शुद्ध लिखा है। इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, छपने वाला सवाल लिख लीजिए। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है शुद्ध शब्द शुद्ध भस्म इस तरह नहीं लिखा जाता। हिंदू भी गलत है लिखा है, चिन्ह भी गलत है लिखा। कौन सा शब्द शुद्ध है? प्राण। प्राण बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि देखिए कहते हैं ना प्राण प्यारी, हमारी प्राण प्यारी है, तो प्राण ऐसे ही लिखा जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन बिल्कुल का करेक्ट जवाब है। 130 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अभी तक शुद्ध पूछा, तब कह रहा है अशुद्ध। कलश, पुष्य, रसायन, कल्याण। बताइए। देखिए कलश ठीक है, क्योंकि कलश ऐसे लिखा जाता है। रामायण भी, रसायन भी सही है। देखिए रामायण और रसायन, यहाँ पर रस्सा की जगह माँ लगा दे तब भी वो ठीक हो जाएगा। तो रसायन भी सही लिखा, कल्याण भी सही लिखा है। बचा क्या? पुष्य। पुष्य गलत है, क्योंकि पू में छोटा उ का मात्रा होता है ना। हाँ, पूछ से कहते हैं ना, पूछ से नहीं होता है, पूछ से होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 28 का बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर का, इनमें से कौन सी युग्म शुद्ध गलत है? सॉरी, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? युग्म शब्द मतलब जैसे नशा का मध, निशान का चिन्ह, नगर का शहर, नारी का स्त्री। भाई नारी का तो स्त्री होता है, युग्म सही है ना। नारी का स्त्री तो होता है, युग्म सही है। नगर का शहर भी होता, कहते हैं नगरवासी हैं। नगर मतलब होता है शहर, अर्बन रूरल वाली बात है। तो रूरल मतलब तो ग्रामीण होगा, अर्बन मतलब नगर, नगर मतलब शहर। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी सही है। और निशान चिन्ह यही गलत है, क्योंकि वो सिटी वाला सा होता है, निशान तब चिन्ह होता है। नशा मतलब होता है दारू से। हाँ ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 130 नंबर का सवाल है। संधि कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के। अब देखिए हम आपको जो बता रहे थे डिटेल में, तो हम बता रहे थे कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बबुआ? ऑप्शन सी सही हो गया। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बताइए क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति, 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 सुसुप्ति। बताइए दिए गए शब्दों में वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, शुद्ध पूछ रहा है तो कौन सा होगा भाई? सुसुप्ति। सु मतलब सुसुप्ति, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, देखते हैं फटाक से। वो एक दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मतलब कि कौन सा शब्द शुद्ध है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत, सांसारिक। संसारिक, तो सर्वोत्तम गलत है, कीर्ति गलत है, संसारिक
ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन दिख रहा है, बताइए सी ऑप्शन सही है, गलत है कि स्रोत भी गलत है? बताइए, बिल्कुल जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब करिए। बिल्कुल मज़ेदार सेशन है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए कौन सा जवाब सही है? सी ऑप्शन सही है, स्रोत बिल्कुल सही जवाब है। कीर्ति इस तरह नहीं लिखा जाता है। नहीं, हाँ। नेक्स्ट सवाल है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? कहते हैं ना सिर तोड़ दिया, पूरा एकदम फाड़ दिया, है ना। तो सिर तोड़ में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, सपदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। सिर तोड़, किसको तोड़ दिया? सिर को तोड़ दिया। सिर पर तोड़ दिया नहीं, सिर को तोड़ दिया। तो जहाँ पर कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को, तो क्या किया है? उसने कर्म किया है कि सिर को तोड़ दिया। को के लिए जहाँ पर आता तो उसमें या तो कर्म होगा या क्या होता भाई, बताइए? अपदान, करण, संप्रदान क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्योंकि क्या आ रहा है? सिर को तोड़ देना, उसने सिर को तोड़ दिया, मतलब कहाँ पर क्या आ रहा है? को आ रहा है, तो कौन सा पुरुष हो गया? कर्म। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा शब्द पूछ रहा है। देखिए महात्मा जी हैं, गांधी जी। बताइए महात्मा मतलब उनको भी कहा जाता है जो कि किसी काम के लिए एकदम अच्छा काम करे, महात्मा कहते हैं ना भाई। हाँ, उस चीज़ में महात्मा है। महात्मा मतलब जो सन्यास के रूप में महात्मा कहते हैं ना, महात्मा। तो महात्मा में कौन सा समास है? महा प्लस आत्मा, जिसकी आत्मा महान हो, जिसका दिल महान हो, आत्मा महान हो, तो इसमें क्या कहते हैं? महात्मा। तो महा प्लस महान आत्मा, महान है जो आत्मा, या महान है जिसकी आत्मा, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, व्ययभाव समास हो, बहुब्रीहि या कर्मधारय है जो के समान, तो आता है उसमें क्या होता है? कर्मधारय या व्ययभाव? बताइए महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि या कर्मधारय, क्या होता है भाई? कर्मधारय, क्योंकि है जो के समान आता है कर्मधारय। नेक्स्ट है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं? तो छेकानुप्रास, शब्दालंकार, लाटानुप्रास अलंकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं? तो छेकानुप्रास, शब्दालंकार, लटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। बताइए अलंकार का देखिए, शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा अलंकार का भेद है? अलंकार के भेद पूछ रहा हूँ, मतलब अलंकार के टाइप है, इसमें कौन सा है? शब्दालंकार का भेद है, बाकी ये सब कोई अलंकार नहीं होता है ना। हाँ, नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। चलिए देखते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं? भेद मतलब टाइप्स पूछ रहा है, अलंकार के कितने प्रकार हैं? तो 10 प्रकार, 11, 12, 15। जवाब दीजिए फटाफट, कितने प्रकार के हैं? अलंकार के कितने प्रकार हैं? अलंकार के कितने भेद हैं? कितने, देखिए आपसे 2 चीज़ पूछ सकता है, सब घुमा सकता है। तो भेद मतलब ही प्रकार है। तो अलंकार के प्रकार, तो अलंकार के 10 प्रकार होते हैं, 11 प्रकार होते हैं, 12 प्रकार होते हैं, 15 प्रकार। एक अभी कहीं ट्रिपल में किसी साल में पूछा गया सवाल है। जितने सवाल हैं कहीं ना कहीं आए हुए सवाल हैं। तो कितने होते हैं अलंकार के? 12 भेद होते हैं या 12 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल की श्रृंखला के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद है? रस के भेद पूछ रहा है। करुण रस, रूपक रस, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं। मतलब रस के कितने भेद हैं? तो भेद में से एक है कि नहीं है? तो बताइए जो ऑप्शन में लिखा है क्या उसका कोई भेद है? करुण का कोई रस है, रूपक रस है, उल्लेख है, इनमें से कोई नहीं। बताइए जवाब दीजिए फटाफट। भाई किसी की जवाब नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए भाई। करुण क्या है? रस के भेद है। रूपक नहीं, रूपक अलंकार होता है, उल्लेख से कोई। हाँ, नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्ध व्यंजन कौन सा है? मूर्ध मतलब है मूर्ध व्यंजन जो हमें दंत, उष्ट, मूर्धा जो मुँह से कहाँ से बोलते हैं, तो मूर्ध व्यंजन पूछ रहा है। तो बताइए गफ, ग, घ, प, फ, ड, ढ, ज, झ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, क, ख, ग, घ में से कितने 33 वर्ण जो हैं, तो उसमें से कौन सा मूर्ध व्यंजन है? बताइए डा और ढा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद करने की ट्रिक है, आप इसका एग्जाम देखिए तो। नेक्स्ट है, इनमें से अल्प प्राण कौन से? अल्प प्राण हमने आपको बताया था। अल्प प्राण याद करने के लिए याद रखिएगा कि अगर अल्प प्राण में कोई इवन नंबर हो तो महाप्राण होती है, और ऑड नंबर हो तो अल्प प्राण होती है। तो का और गा अल्प प्राण है। क्या है? का और गा अल्प प्राण है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है?
नासिक व्यंजन पूछ रहा है, जो नाक से बोला जाए, नासिक व्यंजन, सा ज ग न आ तो कौन सा शब्द भाई नासिक व्यंजन है? नासिक मतलब ऐसा व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, तो कौन से व्यंजन है? अ, इया 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 इया, देखिए आप बोलते समय नाक से आवाज़ आती है, तो नासिक व्यंजन है इया, है ना। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? देखिए हम लोग स्वर पढ़ते, स्वर में हम लोग 11 ही पढ़ते क्योंकि टोटल पहले अंक और आ था, तो इनको स्वर की श्रेणी से हटा के किस में डाल दिया गया? अयोगवाह में। तो अंक और आह क्या हो गए? अयोगवाह वर्ण हो गए। अंक और आह क्या हो गए? अयोगवाह। अब स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कुल मिला के देखा जाए तो कुछ द्विगुण व्यंजन है, तो कुल मिला के 52 होते हैं ना। हाँ, तो अयोगवाह वर्ण कौन से हो गया? अंक और आह, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे ऊपर जौन बिंदी है चंद्र बिंदी लगी है, इधर विसर्ग लगा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में बताएं कि शब्द के द्वितीय व्यंजन कौन सा है? द्वितीय व्यंजन पूछ रहा है, तो बताएं कि इसमें कौन सा द्वितीय व्यंजन है? पुनः, उत्साह, इलाहाबाद, दिल्ली। कहते हैं ना द्वितीय व्यंजन के बारे में पूछ रहा है, तो द्वितीय व्यंजन क्या है? पुनः। कहते ना भाई भैया पुनः मतलब दोबारा का। उत्साह कहते बहुत उत्साह है। इलाहाबाद एक जगह का नाम है, दिल्ली भी एक जगह का नाम है। तो बताइए इसमें द्वितीय व्यंजन है, बताइए। चलिए, निम्न से बताइए कि किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? तो द्वितीय व्यंजन दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, चलिए जवाब दीजिए फटाफट। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है बताइए? ख, ड, म, च। तो घोष वर्ण देखिए भाई साहब, कह रहा ना भैया, आपको बताया था कि घोष वर्ण अघोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होते हैं? शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को हम क्या बोलते हैं? घोष, और उसके बाद बचे हुए अघोष होते हैं ना। यही है ख, म, प, फ, ब, भ, म, च, छ, ज, झ, इया। घोष वर्ण अघोष। अघोष वर्ण क्या होते हैं? जो शब्द के पहले या अंत में, स्टार्टिंग में होते हैं या अंत में होते हैं, बताइए। ख नहीं होगा, ट, ठ, च। तो जो शब्द के घोष वर्ण होते हैं, जैसे कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होते हैं, बाकी अघोष होते हैं। तो माँ हो गया, पहला दूसरा अघोष होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए। ख होगा, का होगा, भा होगा, धा होगा। अमानक वर्ण बताइए। अमानक वर्ण के बारे में पूछ रहा है, तो अमानक वर्ण कौन सा है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो ख है, का है, भा है, था है। कौन सा अमानक वर्ण है बताइए? अमानक वर्ण के बारे में पूछ रहा है। ख होगा, का होगा, भा होगा, धा होगा। जवाब दीजिए। भा। भा क्या होता है? अमानक वर्ण होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53, बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल कई बार पूछा गया है, बहुत आसान सवाल है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, क्योंकि 52 वर्ण होते हैं टोटल, है ना भाई। 33 हैं व्यंजन, उसके बाद 11 स्वर है, 2 अयोगवाह है, 2 द्विगुण है, ऐसे जोड़ के कुल 52 हो जाते हैं वर्ण, याद रखना है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। 52 वर्ण होते हैं, 50 नहीं, 51 नहीं, 53 नहीं, तो क्या हो गया? 52। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। देखिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए मज़ेदार सेशन के लिए, है ना। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के साथ हम लोग जुड़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 146 का नंबर का। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मतलब कहते हैं ना छतरी वाला छा, बताइए। छतरी वाला छा है ना, तो छतरी के साथ कैसे मिलकर बना होता है? छतरी है ना, बाहुबली है, तो घोष वर्ण होगा, मूल स्वर होगा, या तालु होगा, या संयुक्त वर्ण होगा, बताइए। छतरी वर्ण किसके अंतर्गत आता है? घोष वर्ण, मूल स्वर, तालु, संयुक्त वर्ण, बताइए। जवाब दीजिए। संयुक्त वर्ण के बारे में पूछ रहा है। संयुक्त वर्ण, घोष वर्ण, मूल स्वर, तालु, संयुक्त वर्ण, तो बेहतर होता है भाई साहब संयुक्त वर्ण, क्योंकि किसे का और खा से मिलकर, का और सीटी वाला सा, खड़कोट वाला सा से मिलकर बना होता है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट सवाल है 147। ज्ञा वर्ण किनके संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किसके संयोग से बना है? याद रखिए, बताइए। ज्ञा वर्ण किसके संयोग से बना है? ज्ञा।
तो जा प्लस यहाँ, जा प्लस यहाँ, जा प्लस यहाँ, जा प्लस यहाँ। याद रखना अगर कोई संयुक्त होता है उसके साथ हलंत लगा होता है। तो आपके ऑप्शन से दिख गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन में क्या लगा है, हलंत लगा है। अगर कोई संयुक्त व्यंजन हो रहा है तो उसमें हलंत लगेगा। हलंत लग रहा है तो इसका मतलब है क्या है, इससे ज्ञा वर्ण है। तो जैसे जा प्लस यहाँ, जा प्लस यहाँ में संयुक्त व्यंजन है, याद रखिए जा ज्ञा, तो ज्ञा बन गया है कि जा प्लस यहाँ बराबर ज्ञा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ क्या ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट सवाल है 148 नंबर का सवाल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। चलिए, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष, अघोष सा होगा, आ होगा, जा होगा, हा होगा, क, बताइए। अघोष वर्ण पूछ रहा, अभी घोष पूछा, अब अघोष बताना है। अघोष वर्ण कौन सा, सा है, या है, या क्या है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण के बारे में पूछ रहा भाई, अघोष वर्ण बताओ, अघोष वर्ण कौन सा है। सा क्या है, अघोष वर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सा क्या है, अघोष वर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 149 नंबर का सवाल है, घा का उच्चारण स्थान क्या है, घा, घा, क, ख, ग, घा। याद रखिए, का वर्ग कंठ में आता है, का वर्ग किस में आता है, कंठ में। तो का से लेके घा अंगा तक क्या हो गया, कंठ हो गया। याद रखना है, कहते हैं एक ट्रिक है, कतम द, क कंठ तालु दंत ओष्ठ मूर्धा। तो का वर्ग किस में आ गया, का वर्ग के, क्योंकि घा का वर्ग में आता है तो कंठ हो गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 49 नंबर का सवाल, 150 नंबर का सवाल। ओ माय गॉड, 150 के स्थान पर 149 ही आ गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। घाव का उच्चारण स्थान वही सवाल है, मूर्धा है, दंत है, तालु है, कंठ है। चलिए, रिपीटेड हो गया है, यहाँ पर 150 रहना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग है ना। हाँ, 149 में घा वर्ण का उच्चारण स्थान अभी आपको प्रीवियस में बता दीजिए क्या होता है भाई, कंठ होता है। तालु में क्या होता है, चावर किससे आते हैं, कतम, हाँ, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत आता है, याद रखिएगा। ओष्ठ भी हो तो ओष्ठ में जैसे पापा बाबा वाले ओष्ठ किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं, याद रखिएगा ओष्ठ। अब इसके बाद 150 नंबर का सवाल, हम लोग बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट सवालों की श्रृंखला के साथ मज़ेदार सवाल हैं। चलिए बताइए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, दंत, तालु, कंठ। जवाब दीजिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइए। घा का उच्चारण स्थान कौन सा, मूर्धा, दंत, तालु, कंठ। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, अभी बताया है कि घा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, 150 नंबर का सवाल, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है, आता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो भाई देखिए, अनुस्वार, अकरांत, अंतस्थ, अयोगवाह। अभी हमने आपको पहले बताया था, अयोगवाह वह होते हैं जो अंक और आ है। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, और अनुस्वार क्या है, अनुस्वार। अकरांत क्या है, अकरांत। देखिए, अनुस्वार और अकरांत, अनुस्वार मतलब होता है जैसे कि अंक और अंक के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग क्या होता है, जो अंक आ के बाद बिंदी लगी होती है 2, उसे विसर्ग कहते हैं। यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि अगर शब्द के अंत में आ लगाओ तो उसे क्या बोलते हैं, बताइए। जवाब दीजिए फटाफट भाई साहब, उसको अकरांत कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बी नंबर सही है। नेक्स्ट सवाल है, पुरोहित में उपसर्ग है। अब देखिए, उपसर्ग आ गया है, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय वह होता है जो शब्द के बाद में लगता है। तो लिख रहा पुरोहित, अब इसका मतलब किसी का हित चाहते हो, हित के पहले क्या लगा दो, पुर, कोई शब्द लगा दो। क्या शब्द लगाओगे, पुरा लगाओगे, पुर लगाओगे, पुरस लगाओगे, या पुरह लगाओगे। तो अब ये देखिए, अब यहाँ उपसर्ग जो लगेगा विसर्ग के फॉर्म में लग रहा है, क्योंकि पुरह प्लस हित बराबर क्या हो जाएगा, पुरोहित। तो आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। पूरा प्लस हित नहीं होगा, पूर्व प्लस हित नहीं होगा, पुरस प्लस हित नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। पूरा प्लस हित बराबर पुरोहित। ठीक है, ये उपसर्ग हो गया। अब नेक्स्ट सवाल है 152 नंबर का, अवनत शब्द का में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत, जैसे नत, नत के पहले क्या लगा दोगे तो अवनत बन जाएगा। तो नत लगा दो, नत तो होगा नहीं क्योंकि वो तो उपसर्ग नहीं है, तो मूल शब्द है। अवन नहीं होगा, अवन भी नहीं हो सकता, अव भी नहीं, अव होगा कि आ होगा। आ प्लस नत अवनत होगा,
कि अव प्लस नत बराबर अवनत होगा? बताइए, जवाब दीजिए। उपसर्ग बहुत आसान सवाल हैं ये सब, बिल्कुल आसान से हो जाते हैं, इसलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा नत प्लस नत तो हो रहा है, क्योंकि नत मूल शब्द नत मतलब होता है, कहते हैं नत उतारना। कहते हैं ना, एक शब्द सुने होंगे नत उतरवाई। नत उतरवाई क्या है? तो एक ऐसा शब्द होता है जो कि कैसे किसी की मतलब जो शादी जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, ऐसे मूवी में आपने देखा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा ऑप्शन? अव। अव प्लस नत बराबर अवनत, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है 153 नंबर का सवाल, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय। अभी तो उपसर्ग था, अब क्या है? प्रत्यय। सावधान, तो सावधान में क्या जुड़ जाएगा? ई आनी धनी ई। बताइए, सौ प्लस धन आनी बराबर सावधानी, 100 प्लस धनी बराबर सावधानी, 100 प्लस धनी बराबर सावधानी, 100 प्लस सावध प्लस ई बराबर सावधानी। बताइए कौन सा प्रत्यय, क्योंकि शब्द के अंत में जुड़ रहा है, तो कौन सा शब्द जोड़ देंगे? सावधान। कहते हैं ना सावधान, तो ई जोड़ दो भाई। तो क्या बड़ी ई जोड़ेंगे छोटी ई? अब ये इस कन्फ्यूजन है, तो बड़ी ई, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है इसलिए बड़ी ई जोड़ दीजिए। सावधान प्लस ई बराबर सावधानी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाव मतलब कहते हैं ना, अब भाववाचक संज्ञा होती है जो कि हमें फील कराता है। जैसे श्याम तो होगा नहीं, क्योंकि श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। पानी किसी द्रव्य पदार्थ का नाम है। बचपन, नदी, नदी भी के भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, क्या होगा? बचपन। कहते बचपन हम, क्योंकि बचपन कोई चीज़ आया, फील हुआ, ख़त्म हो गया, तो बचपन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। श्याम शब्द है, कहते कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बचपन आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे हॉनेस्टी, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ने याद रखिए, शिव का विशेषण क्या है? शिव, भगवान शिव की बात चल रही है, इनका विशेषण क्या होगा? शिवेश होगा, शैल होगा, शय होगा, शंकर होगा। देखो, कहते हैं विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताता है, किसी शब्द की विशेषता बताने को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं ना भाई, यही है। हाँ, तो बताइए, शिव का विशेषण पूछ रहा है, क्या होगा? बताइए, जवाब दीजिए। शंकर, शय, शैल, शिवेश। तो क्या होगा? शिव का विशेषण पूछ रहा भाई, विशेषण बताना है, विशेषण क्या होते हैं। अगर आप विशेषण बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा। बताइए, चलिए, किसी देखिए, अब ए बी सी, तो क्या होगा? शैव। शिव का विशेषण शैव, शिव का विशेषण शैव, तो क्या है? याद रखिएगा, शैव हो गया विशेषण। कई बार पूछा गया सवाल है ना। हाँ, शिव का विशेषण क्या हो गया भाई? शैव, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है शिव का। अब नेक्स्ट सवाल है आपका, क्या है भाई? भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 3, 5, 6, 7। बताइए, भूतकाल के भेद पूछ रहा है, तो भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल कहते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, तो ये भूतकाल के भेद पूछ रहा है, तो मतलब भूतकाल के कई प्रकार होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे। बताइए, भूतकाल के भेद पूछ रहा, 156 का नंबर का सवाल है। बताइए, भूतकाल कहते हैं, आप इंग्लिश में पढ़े ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, हाँ, तो भूतकाल पूछ रहा है, तो भूतकाल में कितना होता है? हेतु भेद काल बहुत सारा होता है ना भाई, तो बताइए, जवाब दीजिए। कहते हैं कोई चीज़ जब कंटिन्यू चल रही, हेतु, हेतु तो मतलब होता है कि जो चीज़ किसी दूसरे पर निर्भर हो, तो भूतकाल के भेद मतलब प्रकार, भेद मतलब प्रकार। भूतकाल के कितने प्रकार हैं ऐसा पूछ रहा है, तो ऐसा पूछना प्रकार आप बता सकते हैं भूतकाल, तो भूतकाल के प्रकार बताइए। हाँ, जवाब दीजिए भाई। चले, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, ए बी सी या डी। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भूतकाल के 6 प्रकार है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है? अपदान, बताइए, आ गया कारक शब्द से, ने, के लिए, से, को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन का ये सवाल है। कहते हैं कर्ता ने, कर्ता जहाँ आ जाए वहाँ ने का प्रयोग होता है, तो ने होगा नहीं। कर्ता ने कर्म को, कर्म जहाँ आता है वहाँ को, कर्ता ने कर्म को करण से होता है। अपदान में को के लिए होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बता दिया हमने सारे ऑप्शन को के लिए अपदान कारक होगा। कर्ता ने, कर्ता होता है तो ने हो जाता है, कर्ता होता है तो क्या हो जाता है? ने हो जाता है। कर्म हो, कर्ता ने कर्म होता है तो को हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान में से अभिभक्ति की बात है, तो अपदान क्या हो गया? से। अपदान कारक क्या है? विभक्ति से अपदान। नेक्स्ट सवाल है, देखिए यहाँ पर अपदान में को के लिए से का भी प्रयोग होता है ना। हाँ, तो
नेक्स्ट है यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ, यथार्थ कहते भाई यथार्थ, तो यथार्थ में संधि पूछ रहा कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। यथार्थ में कौन सी संधि है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई। यथार्थ में संधि पूछ रहा है, तो 10 संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की है। और स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो इसमें तो स्वर संधि होगा, तो स्वर संधि में दीर्घ होगा, वृद्ध होगा, गुण होगा, तो क्या होगा? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हाँ प्रैक्टिस सेट में है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, हमने आपको बताया था तत्सम में कि अगर तद्भव शब्द आए तो इसका मतलब है जो हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं। और तत्सम शब्द होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट निकल के आते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो तद्भव जो जनरली यूज होते हैं, जो नए ट्रेडिशन में यूज हो रहे हैं, तो वर्षा तत्सम है, आंसू तत्सम है, हाथी तत्सम है, बारात तत्सम है। तो तत्सम सारे हैं, तो बताइए तद्भव कौन है? इसमें तो कोई एक ही तत्सम है, बाकी तद्भव है। तो बताइए वर्षा, तो वर्षा, वर्षा ही क्या है? तत्सम शब्द है। याद रखिए, जहाँ पर ये सब खा वा सा सरा आता है तो वहाँ पर तत्सम शब्द ही हो जाता है। आंसू का अश्रु होता है तत्सम। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य। अब ये देखिए, हमने बताया जहाँ पर बड़े अय की या बड़े ओ की मात्रा है वहाँ पर क्या हो जाता है भाई साहब? वृद्ध संधि। मतैक्य में वृद्ध संधि है, याद रखिए। मतैक्य में क्या है? वृद्ध संधि। नेक्स्ट सवाल है आपका, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा, मतलब हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ऐसे समझिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ की है, चीनी तिब्बती है, भारोपी है, आस्ट्रिक है। जो हमारी भाषा है हिंदी किस परिवार की भाषा है, ऐसा बताइए। तो देखिए, हमारी तो भारोपी है, क्योंकि भारतीय भारोपी परिवार की भाषा है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। द्रविड़ नहीं है, चीनी तिब्बती नहीं है, आस्ट्रिक भी नहीं है। तो हमारी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है पूछ रहा है, इसके बारे में बताना है। तो इसका कौन सा सवाल जवाब सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो हिंदी हमारी मातृभाषा हिंदी है वो भारूपी परिवार की भाषा है। और हिंदी में खड़ी बोली कौन सी भाषा परिवार की? तो सौर सैनी की है, याद रखिएगा। ऐसे पूछा जाता है कि सौर सैनी, जब खड़ी बोली की बात आएगी तो, है ना। हाँ, 162 नंबर का सवाल है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत के, पाली संस्कृत से, अपभ्रंश से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल मज़ेदार सवाल है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है बताइए? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत प्राकृतिक से, या अपभ्रंश से। जवाब दीजिए फटाफट। हिंदी भाषा का जन्म पूछ रहा भाई, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, अपभ्रंश से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है बताइए? कई बार पूछा गया सवाल है। हिंदी भाषा लौकिक शब्द है, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, कई बार ये पूछा गया सवाल है ना। नेक्स्ट सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछ रहा, कृपा, 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 कृप, कृपा, 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 कृप। क्या हो गया भाई? साफ साफ दिख रहा है, कृपा ऐसे कहीं लिखा हुआ देखे रहे, कृपा ऐसे दिखे रहे, कृप। तो क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है भाई? बी ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो कृपा क्या है? कृपा बिल्कुल सही शब्द है, याद रखिएगा। कौन सा शब्द सही है? बी ऑप्शन, कृपा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी मतलब कृपा इस तरह नहीं, कृपा जो बी लिखा है, क्री में नीचे वाला क्री लिखा जाता है, री वाला, और कृपा पा, है ना। हाँ, देखिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर करा करिए, थोड़ा सा हमें भी मज़ा आएगा। अगर थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, हमारे और भी बढ़ेंगे, और भी लोगों को फ़ायदा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए, जाके पैर न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। क्या बढ़िया है बताइए, इसका क्या मतलब है? जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरे के कष्ट का अनुभव करना,
कठोर होना, दयालु होना। कहते ना है भाई, ये सब कहावत बहुत सुने होंगे, जिकरे पैर न फटी बवाई सो क्या जाने पीर पराए, मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है ना, यही शब्द है ना। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जिसके ऊपर बीतती वही समझ सकता, दूसरा। चलिए, इस सेशन का लास्ट सवाल है, बिल्कुल मज़ेदार सेशन सवाल है। जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ है ना भाई साहब। आप ये सारी चीज़ें सुने, कहीं भाई जैसे दूल्हा वैसे बारात है, एकदम मज़ेदार ऐसे सुने होंगे ना। अरे साला, जैसे दूल्हा वैसे बारात है। लोग नहीं कैसे कमेंट मांग, जैसे बारात जाओ तो कहेंगे यार जैसे दूल्हा है वैसे बाराती वो है, ऐसे बाराती भी है। तो कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बारात, मतलब सभी साथी एक ही जैसे हैं, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना या सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मिलना, है ना। तो अब बताइए, जस दूल्हा तस बनी बारात कितना बड़ा वो है। कहते ना भाई कहावत है या लोकोक्तियाँ, मुहावरे क्या है। तो जस दूल्हा तस बनी बारात क्या हो जाएगा ऑप्शन, बताइए फटाफट। सभी साथी एक जैसे। चलिए, इस सेशन की को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे सभी के लिए।